राशिद जी, आपको आपने पूरा बोला सर, आपको बोलने का पूरा मौका मिला। बाकी पैनल से मुझे सवाल करने आप भी उम्मीद करते वापस हैं कि मैं कौशल सबकी गांधी के बात पास याद जाना, फिर रखूंगा महेंद्र और से सब पे सवाल इकट्ठे करना। मैं जवाब दूंगा? आउट इज पॉसिबल। अगर मैं अकेला हूं और 3 लोग अब मेरे खिलाफ बोलेंगे और आप सर उम्मीद करते हैं मैं खिलाफ सबकी कोई बात नहीं याद बोल रहा रखूंगा, आपके, सबका नहीं नहीं रिप्लाई नहीं नहीं दूंगा। नहीं सर, चौहान खिलाफ कोई साहब, नहीं बोल रहा है आपका, मैं आपको आपके आपको बोलने नंबर का पर पूरा भेज मौका रहा हूँ मिलेगा। इनको, वो खिलाफ नहीं, ऑफर कोई नहीं गलत बोल रहा है खिलाफ का आपके। जिसके मतलब है, बारे में खिलाफ विष्णु यहाँ पे जैन कोई और लड़ाई जिसके थोड़ी बारे ना हो में रही कहा मुझसे। गया जी है। चौहान साहब, यहाँ मैं पर भेज दूं? डिस्कशन हो रहा है। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ आप इनको भेजिए ना, मृत्युंजय जी भेजिए, मृत्युंजय लाइव चलाएंगे ना, मेरे को एक्सपोज कीजिए ना। मैं तो चाहता हूं, मेरे को सर एक्सपोज कीजिए कि मैं मैं झूठ कर बोल रहा रहा हूँ हूं इन बात आपको पे। तो एक्सपोज, सुन लीजिए, आपको एक्सपोज ही कर रहा हूं मैं। भेजिए इनको, ये मृत्युंजय है जी सपा इनको चलाइए, जो ये दिखाना है है अगर हिम्मत वकील, है तो। ठीक है। ये वकील हैं, इन्होंने घसीट लिया विष्णु जैन को। भारत समाचार खबर दिखा रहा है, लिखित का अरे ऑर्डर दिखाऊंगा मैं सर ठीक आपको। समाज है खबर सर। नहीं, राशिद ऑर्डर जी, दिखाइए, कोर्ट का ऑर्डर। राशिद जी, ठीक है, ठीक है सर। महेंद्र सर, महेंद्र जी, मेरा सवाल मैं आपसे कोर्ट ये का है ऑर्डर दिखा कि देता हूं, मैं कोर्ट का अरे ऑर्डर ये रहा राशिद जी सर। रहने, अब मुझे बाकी अरे पैनलिस्ट के भेजिए पास भी यार, जाना है सर। मैं दिखाओ, अगर ये एक्सपोज करो। चौहान अगर साहब, झगड़ा मैं ही आपकी टीम को सुलझाता भेज रहा रहूंगा, हूं, फिर प्लीज बाकी इसको डिबेट कैसे डिस्कनेक्ट होगी, करवा बाकी दीजिएगा। डिस्कशन कैसे छोड़ होगा? दीजिए, दुखती मृत्युंजय दर्द पे ऐसे हाथ डिबेट रख नहीं दिया होती है है। आपने। सबूत दिखा रहे हैं, डिबेट ऐसी होती हाँ? है, जबानी लफाजी नहीं होती अरे सर जी। साहब, मृत्युंजय जी को सर भेजिए, वो चलाए। भेज रहा हूं मैं, आपके ठीक, आप भी मोबाइल में देख तो वो ठीक है चला लीजिएगा। हुआ सर। है, मैं भी कौशल दिखा गांधी, सकता थोड़ा हूँ, मेरे पास शांति ऑर्डर है। शांति से डिस्कशन लीजिए करते हैं ना देखिए, सर। भाजपा का कोर्ट झूठ का ऑर्डर है साबित ना, कर दिया लीजिए आपने देखिए। कल तो। और पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे, मैं भाजपा मार्क का करके अरे पढ़ रहा झूठ हूँ। हो गया है, मैं ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूँ। बेकार की बात। बस मैं ठीक पढ़ है के सर। सुना रहा हूँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। बोलते हैं, महेंद्र जी, मेरा फेक मेरे कई प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आप, मैं एक चीज़ ये जानना चाहता था कि लगातार सब ये सारे, मेरा एक सवाल था जो किसी भी पैनलिस्ट से सुना नहीं, और आपने भी उसका पूरा जवाब मुझे नहीं दिया। मैं महेंद्र जी से वाला सवाल करता हूं कि डीएनए का मुद्दा उठाए, बटेंगे कटेंगे का मुद्दा उठाए, क्या अब ये जो डीएनए वाला मुद्दा है, बांग्लादेश वाला मुद्दा है, बाबर वाली जो बात कही सीएम योगी ने, वो कटेंगे बटेंगे वाले की क्या अपडेटेड वर्जन है उसका? और क्या ये 2027 के लिए एक नया नारा, एक नया पर्सपेक्टिव तैयार किया जा रहा है, नया हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है? मेरा आपसे सवाल है महेंद्र जी। जी देखिए, जो बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा था वो एकदम साफ है जी कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू समुदाय है, जो जातियों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, उसको रोकने के लिए ये नारा दिया गया। और वो साफ, और दूसरी जो बात है, एक जो हिंदू समुदाय को चेतावनी दी गई कि अगर जो है आप अगर आपस में मतभेद रखेंगे तो कहीं न कहीं जो इसके पीछे जो प्रमुख तत्व है वो है जो विपक्ष की माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात है, कि एक समुदाय के पक्ष में लेके जो लगातार जो है उनके तमाम जो आप कहें मुद्दों को या उस तरीके से जो बात की गई, शायद वो प्रमुख बात थी। और उसी सेंटिमेंट पे जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको इकट्ठा करने की कोशिश है ये नारा। और उसी की कड़ी में योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना जो बयान दिया है कि ये वही तत्व हैं जो कट्टरपंथी तत्व हैं, वो समाज पे हावी ना होने पाए। और उन्होंने साफ इशारा किया कि ये कट्टरपंथी तत्व ही इस हिंसा के पीछे थे, और वो तत्व ही बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक वहां का हिंदू समुदाय है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके पीछे है। तो इसमें इसमें कोई गुरेज नहीं है उनको, और कोई जो है संदेह नहीं है इसमें, इसकी व्याख्या करने में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो साफ अपील कर रहे हैं हिंदू समुदाय को कि अगर आप जो है पटेंगे तो कटेंगे। आप आपके हितों को, आपके जो है उस जो है आपके जो लाभ हैं उनका, आपके जो संसाधनों का बंटवारा है उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आप जातियों में या विभिन्न जो है संप्रदायों में बटेंगे तो। और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप इसको राजनीतिक रूप से इसको देखने की कोशिश करें तो इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है, चाहे 2014 हो, 2019 हो, 27 के लिए भी क्या एजेंडा 2022 हो। सेट हो रहा है सर इसमें? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो हम सब बहुत बार बार जो है इसका विश्लेषण कर चुके हैं कि वो हिंदुत्व कंसोलिडेशन के साथ साथ जो स्थानीय स्तर पे वो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं, वो उनकी एक यूएसपी रही है और यही उनको बार बार जीत दिलाती रही है। और अपोजिशन उनकी तुलना में कहीं पे भी नजर नहीं आता है। पहले आप देखें 2014 के बाद तो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो किस प्रकार से जो है एक नीति की गई, और जो है मंदिरों में जो है
विपक्षी नेता जाते हुए दिखे। उसके बाद लगा कि नहीं, ये नीति भी सफल नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे जो है किस प्रकार से जो हिंदू कॉन्संट्रेशन है उसको रोकने की कोशिश की गई। और जिस प्रकार से विपक्ष के नेता, जो एक आप कहें कि इंडिया गठबंधन के जो मूल में था वो जी कास्ट सेंसस था, और नीतीश कुमार का जो मंत्र था कि हम अगर जातियों में नहीं बांटेंगे समुदाय को, तो हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी रूप में चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो उनकी ज्यादा है। तो ये साफ है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई संदेह या जो है उसमें होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की निरंतर ये कोशिश रही है कि वो हिंदू कंसोलिडेशन करे, लेकिन वो सफल सिर्फ इस वजह से हुई है। अगर 2014 की बात करें, 2014 और उसके बाद की बात करें, तो उसके पीछे कहीं न कहीं विपक्षी दलों का जो एक अपीजमेंट का कार्ड रहा है, वो कहीं न कहीं कि आपने एक समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां अपनाई। शायद एक वो जो बहुसंख्यक समुदाय था उसको देख रहा था, उसको समझ रहा था, उसको कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, ये जो है कहीं न कहीं कि सबको आप बराबर रखिए ना, सबको एक 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 नजरिए से रखिए, और सबके साथ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के साथ आप जो है बहुत ही जो है एक मित्रतावत आप न होते हुए दिखाई दे, बल्कि आप सभी समुदायों के साथ एक रुख, एक रवैया और एक नीति अपनाते हुए दिखाई दे। तो वो शायद जो 2014 के पहले की विपक्ष की रणनीति, जो आज विपक्ष है, जो तब सत्ताधारी दल थे, उनकी रणनीति का, और वही एक फर्टाइल ग्राउंड देता है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के जो रणनीति है उसको लोगों में, आम जनमानस में उसकी अपील जो बढ़ी है, उसका एक प्रमुख कारण है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वापस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान के नाम पे या कास्ट सेंसस के नाम पे जो हिंदू वोटों का बंटवारा हुआ जातियों के आधार पे, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, और वो कतई किसी भी तरीके से ये नहीं चाहती है, और उसने कोशिश भी की है और कुछ हद तक सफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो हरियाणा के चुनाव नतीजे देखें, चाहे आप जो है महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे देखें, और अभी यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए उसके नतीजे देखें। नेहा जी, मेरा सवाल है, जब भी योगी आदित्यनाथ डीएनए का जो इस बार उन्होंने बयान दिया, बाबर का जिक्र हुआ, बांग्लादेश का जिक्र हुआ, संभल का जिक्र हुआ, अखिलेश यादव को इतना गुस्सा क्यों आता है? अक्सर डीएनए वाली बात पे अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं उनसे, फिर वो चैलेंज भी दे देते हैं कि मैं भी अपना डीएनए चेक कराता हूं, मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए चेक कराएं। और उसके बाद तो देखिए स्वामी प्रसाद, वो भी उनसे कितने आगे निकल गए, उन्होंने तो मोहन भागवत और न जाने किन किन के नाम ले लिए कि सब डीएनए चेक कराते हैं। देखिए मृत्युंजय जी, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दे दूंगा, और हो सकता है उसके पहले आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट भी सुना होगा, लेकिन मैं पुनः उसको दोहरा दे रही हूँ कि आदरणीय अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री जी से डीएनए चेक करने की मांग की है कि मुख्यमंत्री जी को अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। ये तथ्यपूर्ण बात इसलिए है कि इससे ये भी पता चल जाएगा ना कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के समय पे, जिन्होंने माफीनामे लिखे, इस देश की आजादी में जिनका रत्ती भर भी योगदान नहीं है, जिन्होंने पेंशन के लिए चिट्ठियां लिखी, जिन्होंने पेंशन ली, उनका भी वंश, उनका भी डीएनए खुलकर सामने आ जाएगा कि देश की आजादी में किसने दोगलाई की, किसने देश की आजादी ना हो पाए इसके लिए प्रयासरत रहे, और कौन सी ऐसी विचारधारा, कट्टरपंथी आरएसएस की विचारधारा थी जो इस देश की आजादी में आरएसएस वालों का रत्ती भर योगदान नहीं है, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के लिए पूछती है, जो इस देश की जिसने गद्दारी की, उन गद्दारों को पूछने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। गांधी को मारने वालों को भारतीय जनता पार्टी पूछती है। ऐसे लोगों का डीएनए भी खुलकर के सामने आ जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता महोदय ने आतंकवाद की बात की थी। मैं तो कह रही भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए, हर आतंकवादी से कनेक्शन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का निकलेगा। चाहे वो रामेश्वरम में जब ब्लास्ट हुआ था, हमने सबने सारे राष्ट्रीय चैनलों पे उस समय चलाया गया था, उस ब्लास्ट के पीछे कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी के नेता। कुछ दिन पहले आईएसआईएस से एजेंट भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर, कश्मीर के आईएसआईएस
IS के एजेंट निकलते हैं, भारतीय निकलते हैं। तो ये तो इनका हिस्ट्री है। और कांधार आतंकवादियों को छोड़ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय पे गई थी, ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को याद दिलाना चाहती हूँ। और हाल ही में, बहुत दूर ना जाए, तो स्वयं मोदी जी जन्मदिन मनाने भी 2015 में जन्मदिन मनाने मोदी जी भी पहुंच जाते हैं अचानक पाकिस्तान में। लेकिन हिंदुस्तान के किसान जब धरने पे बैठते हैं तो मोदी जी को जाने की फुर्सत नहीं है। दूसरी बात संभल की थी इन्होंने। कुंदरकी में जो चुनाव हुआ उसकी बेईमानी पूरे प्रदेश ने, किस तरह से खुलेआम बेईमानी की गई पूरे प्रदेश ने देखा। जिस तरह से वोटों की लूट, वोट डालने ही नहीं दिए, वहां की जो जनता थी उसे वोट नहीं डालने दिया। ये तो प्रशासन ने बटन दबाए हैं। ये पुलिसिया जीत है, ये प्रशासनिक तंत्र की जीत है, ये जनता की जीत नहीं है। तीसरी बात मैडम में मुझे एक भारतीय बात जनता पार्टी जिस समझ तरह में की नहीं आती, जहां राजनीति जहां करती है। नहीं नहीं, एक चीज मैं भी पूछ लेता हूं। जब देखिए, आप अगर फैजाबाद जीत जाते हैं तो कहते हैं कि वहां जनता की जीत है। ये मेरा सवाल आपसे, वहां कहते हैं, आप कहते हैं जनता की जीत है। अगर बीजेपी कुंदर की जीत जाती है तो आप कहते हैं तंत्र की जीत है। वहां लोकतंत्र की जीत है, यहां तंत्र की जीत है। इस बात एक ही हो सकती है। जी, मैं दोनों बात पे जवाब दे रही हूँ मृत्युंजय जी। देखिए, पहले तो क्या कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी नकली और ढोंगी हिंदुत्व की जो राजनीति कर रही है, ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं है। ये हिंदुत्व की राजनीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो हिंदुत्व की राजनीति करती है, ना धर्म बचाने की राजनीति करती है। धर्मी ध्वजी लोग है, धर्म का झंडा उठा करके चलने वाले लोग है, धर्म को ठीक है, मानने वाले लोग इसी से हैं। जुड़ा मेरा एक सवाल दूसरी बात, जीत आपसे की ये है बात कि आपने की। जो हम देखिए, जब बताते हैं, जिया हमारे नेता ने हमेशा सवाल उठाया है मृत्युंजय जी, मैं जवाब दे रही हूँ। हमारे नेता ने हमेशा सवाल उठाए, हम चुनाव कितना भी जीत जाए, लेकिन ईवीएम पे हमारा सवाल तब भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो बॉयकॉट कर देते। मैं हम कल भी इसी करती पर डिस्कशन कर रहे थे, और आज भी अब जब ईवीएम वाली बात आ गई है तो मैंने कल भी एक बात कही थी कि अगर विपक्ष को लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ हो रही है तो एक बार पूरा फुल बॉयकॉट कर देना चाहिए कि हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तब तो कहीं ना कहीं सरकार को आपकी बात माननी पड़ेगी ना, बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। आप चुनाव भी लड़ लेते हैं और फिर ईवीएम के ऊपर सवाल भी खड़े कर देते हैं, आप लोकसभा भी चले जाते हैं। पत्रकार हैं, आपने पहले जो प्रोटेस्ट हुए हैं उन्हें कवर भी किया होगा, आपकी नॉलेज में भी होगा। पूरे विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान में नहीं लिया। और मैं तो कह रही, कुंदरकी के चुनाव आयोग को कितनी चिट्ठियां लिख करके दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए उन पुलिस वालों को निलंबित किया गया। अंतोगतवा चुनाव आयोग ने भी माना कि संभल में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिसिया दमन है, इसलिए सस्पेंड किए गए। लेकिन जो वहां बेईमानी हुई, जो चुनाव रद्द होना चाहिए था उसे रद्द नहीं किया गया, और उसे ढकने के लिए, छुपाने के लिए जो रणनीति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो संभल का ये जो नतीजा है, जिसे दंगे का नाम दिया जा रहा है, ये पुलिस की तरफ से और सरकार की तरफ से की गई सुनियोजित साजिश